हाय गाइस। सो आज की वीडियो में वी गोना कवर द कंपैरिजन बिटवीन डेट म्यूचुअल फंड एंड फिक्स डिपॉजिट। जब हम म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो कर रहे थे तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स या बहुत सारे ऑडियंसेस या व्यूवर्स ने मेरे से ये सवाल पूछा कि कंसिडरिंग कि अगर कोई इक्विटी मार्केट में नहीं जाना चाहता है, कंसिडरिंग द रिस्क इन्वॉल्व इन द इक्विटी मार्केट, और अपने पैसे के साथ वो उतार चढ़ाव नहीं झेल सकते, वो अपने पैसे को इक्विटी मार्केट में नहीं लगा सकते और वो किसी सेफ एंड सिक्योर्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो बैंक डिपॉजिट में क्यों ना पैसा लगाएं, वो डेट म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों लगाएं। तो उसी चीज़ को समझाने के लिए आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो, आई हैव मेड दिस वीडियो। ये 5-10 मिनट का हार्डली एक वीडियो होगा और वीडियो के लास्ट में विल बी एबल टू नो कि आपके लिए डेट फंड बेटर है या एफडी बेटर है। मैं कहता हूँ डेट फंड बेटर है, तो क्यों बेटर है, यू नीड टू वॉच दिस वीडियो। कि आप एफडी में पैसा लगाते हैं तो आपके पैसे का ट्रीटमेंट क्या होता है, रिटर्न लगभग सेम होती है, लेकिन फिर भी डेट फंड कैसे ऊपर होते हैं। यू नीड टू वॉच दिस वीडियो फॉर नेक्स्ट 5-10 मिनट्स एंड I'll try to cover this as soon as possible. So keep watching this video. आज हम फिक्स डिपॉजिट और डेट फंड्स की तुलना करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में से अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है। फिक्स डिपॉजिट्स यानी कि एफडीज और डेट फंड्स एक जैसे ही रिटर्न्स देते हैं, मगर इन रिटर्न्स पे लगने वाला जो टैक्स है वो एक इन्वेस्टमेंट को दूसरे इन्वेस्टमेंट से बेहतर बनाता है। तो आइए जानते हैं कैसे। एफडी में जो भी रिटर्न्स आप कमाते हैं, ये रिटर्न्स पर आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना पड़ता है। और डेट फंड से जब भी आप अपने पैसे 3 साल पूरे होने से पहले ही निकाल लेते हैं, तो आपको इन रिटर्न्स पर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना पड़ता है। मगर इन्हीं डेट फंड से अगर आप 3 साल पूरे होने के बाद पैसे निकालते हैं, तो इंडेक्सेशन की वजह से एफडीज की तुलना में ये टैक्स कम हो जाता है। इस केस को हम बाद में देखेंगे, पहले जान लेते हैं कैसे एफडीज के रिटर्न्स पर आपको टैक्स भरना पड़ता है। मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने फिक्स डिपॉजिट में डाले, जो आपको 9% का इंटरेस्ट रेट हर साल दे रही है। तो पहले साल आप इस इन्वेस्टमेंट से 9,000 रुपये कमाएंगे, मगर ये एफडी 3 सालों के लिए है, इसलिए ये 9,000 आपके हाथ में नहीं आएंगे। और दूसरे साल ये 1 लाख प्लस 9,000 इस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो दूसरे साल आपको 9,810 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, मगर ये फिर से आपके हाथ में नहीं आएगा। तीसरे साल ये दोनों अमाउंट्स 1 लाख रुपए में ऐड होकर आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा और तीसरे साल आपको 10,700 के आसपास इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये दोनों भी सालों में आपका इंटरेस्ट आपके हाथ में नहीं आया है, मगर आपको अपने बैंक से इसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेकर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से इस इनकम पर इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तो 3 सालों में आपने अपने इन्वेस्टमेंट पर 29,502.9 रुपये कमाए। अगर आप 5% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो इस इनकम पर आपको 1475.14 रुपये टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको 5,900.58 रुपये टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको 8,850.87 रुपये टैक्स भरना पड़ेगा। अब ये तो हो गई एफडी के टैक्सेशन की बात। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से कैसे 3 साल के बाद में जब भी आप अपने डेट फंड से पैसे निकालते हैं तो कैसे इंडेक्सेशन की वजह से इफेक्टिव टैक्स कम हो जाता है। मान लीजिए आपने डेट फंड्स में 1 लाख रुपए डाले और 3 सालों के बाद में इस इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया, यानी डेट फंड से पैसे निकाले, और आपको डेट फंड्स ने भी 9% के रिटर्न्स दिए पर एनम बेसिस पर, यानी कि 3 सालों में आपने एफडी और डेट फंड से उतने ही पैसे कमाए। पर चलिए देखते हैं कि 3 सालों के बाद रिडीम करने की वजह से कैसे इंडेक्सेशन आपका इफेक्टिव टैक्स नीचे ले आता है। इंडेक्सेशन एक टैक्स एडजस्टमेंट टेक्निक है जो इन्फ्लेशन को भी हिसाब में लेकर आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर इफेक्टिव टैक्स को नीचे ले आती है। और इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करने के लिए आपको आपका इन्वेस्टमेंट डेट और रिडेम्पशन डेट की ज़रूरत होती है। तो मान लीजिए ये जो 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए थे, ये 1 अप्रैल 2012 में किए थे और 1 अप्रैल 2015 में अपने डेट फंड्स को हमने रिडीम किया।
अब इन इन्वेस्टमेंट और रिडेम्पशन डेट की मदद से हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की वैल्यू जान पाएंगे। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एक इन्फ्लेशन इंडेक्स टूल है जो कि एक इकोनॉमी में होने वाले इन्फ्लेशन को मेजर करता है। ये एक गवर्नमेंट इंडेक्स है और इसकी वैल्यू आपको इनकम टैक्स साइट से मिल जाएगी। तो हमारे इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल ईयर यानी 2012-13 में CII था 852 और रिडेम्पशन फाइनेंशियल ईयर जो कि है 15-16 में इसकी वैल्यू थी 1081। तो अगर हम रिडेम्पशन के CII को इन्वेस्टमेंट के CII से डिवाइड करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी। जब हम इस वैल्यू को हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी 1 लाख रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1.26 के अराउंड एक फिगर मिलती है जो है हमारी इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो जब हम इनिशियल इन्फ्लेटेड इन्वेस्टमेंट को अपनी रिडेम्पशन वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक फिगर मिलती है और इस वैल्यू पर चाहे जो भी टैक्स ब्रैकेट में आप आते हो 20% फ्लैट रेट से आपको टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स भरना पड़ता है जो कि इस केस में 500 रुपये के आसपास आता है। तो अगर हम इस वैल्यू को FD पर लगने वाले टैक्स इवन अगर आप 5% का टैक्स ब्रैकेट भी ले लें तो ये 3 गुना वैल्यू है और अगर हम 30% का टैक्स ब्रैकेट ले लें तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। और डेट फंड्स के रिटर्न्स पर लगने वाला टैक्स आपको तभी भरना पड़ता है जब आप डेट फंड्स को रिडीम करते हैं, ना कि FD की तरह हर साल। तो इन एग्जाम्पल्स में पोस्ट टैक्स रिटर्न्स डेट फंड्स में हुए 8.85, FD के केस में अगर 5% टैक्स ब्रैकेट में है तो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स हुए 8.55, अगर 20% टैक्स ब्रैकेट में है तो ये हुए 7.2% और अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स हुए सिर्फ 6.3%। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि भले ही फिक्स डिपॉजिट और डेट म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न लगभग सिमिलर होता है, लेकिन टैक्स ट्रीटमेंट के एडवांटेज की वजह से डेट फंड एक विनर की तरह उभर कर सामने आते हैं। तो अगर आपका होराइजन 3 साल या उससे ऊपर का है तो डेट फंड आपके लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस देखने के लिए, ऐसा ही कंटेंट कैरी करने के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल। बी सेफ। थैंक यू। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।